सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन होने वाला है बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजी है टॉपिक एकदम इजी है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। अगर आपने समझ लिया तो ये फ्री के नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी जिनके पास अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उनके पास नोटिफिकेशन आपके थ्रू पहुंच जाए। क्लियर है ना। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हमारा सर्वांग क्षमता तथा समरूपता। सर्वांग क्षमता तथा समरूपता ये होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कल हमसे किसी ने पूछा था, तो मैंने सोचा ये तो आप में टॉपिक ही है, चलो आज टॉपिक ही पढ़ा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोग तब तक पढ़िए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लिखा है किसी भिन्न के अंश में हम सर से कह रहे हैं, सर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर दीजिए, दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर दीजिए। लिखा है किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ देने पर वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब बताना है सबको। मैं भी बताऊंगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए थोड़ा सा जूम कम कर दीजिए, अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चलिए फिर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है, उनको इसमें थोड़ा सा डाउट था, तो चलिए उनका डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। कहा गया किसी भिन्न के अंश में कहीं जोड़ रहा तो कहीं हर में जोड़ रहा, लेकिन भिन्न तो पता नहीं है। और भिन्न हमारी होती क्या है, तो भिन्न हमारी होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है, वही तो हमारी भिन्न होती है। तो सपोज करके मैंने मान लिया मेरी भिन्न कितनी हो जाएगी, x/y। ये मेरी भिन्न हो जाएगी x/y। इसको मैंने सपोज किया है, याद रखना, इसको मैंने सपोज किया है, माना है। अब कह रहा पहली शर्त कि 6 जोड़ दे, किसमें, अंश में। तो अंश ऊपर वाला होता है, तो ऊपर हमने 6 जोड़ दिया, तो ये कितने के बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यहीं से इक्वेशन बना लो, ये आपका समीकरण वाला क्वेश्चन है, यहीं से मैं इक्वेशन बनाऊंगा। एक बराबर के इस तरफ परिमेय संख्या, एक बराबर के उस तरफ, तब हम करते हैं तिर्यक गुणा। अगर 2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर y कम y। समझ गए, बोलो समझ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस y को इधर ले आएंगे और इस 12 को उस तरफ ले जाएंगे। तो जब y को हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, ये प्लस में हो जाएगा माइनस का y, बराबर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 12। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, जो भिन्न है उसके हर में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न भैया कितनी थी, तो भिन्न थी आपकी x/y, उसके हर में मैंने 7 जोड़ दिया तो भिन्न कितने के बराबर हो गई, 1/3 के बराबर हो गई। जो काम ऊपर किए वही काम यहाँ, तिर्यक गुणा। 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब y कम y, तो इधर बच गया y+7। अब क्या करेंगे, y प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस में, तो मेरा हो जाएगा 3x माइनस का 7, माइनस का y, क्योंकि y तो आएगा, y प्लस में इधर माइनस में, बराबर का 7। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे जरा बताओ। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तभी तो हमको एक चर का मान पता चलेगा। अब समझो जरा पर, मैं यहाँ इस तरफ लगा रहा हूँ ना, अच्छे समझना। समीकरण 1 क्या है मेरा, तो 1 है समीकरण आपका 2x माइनस का y बराबर का माइनस का 12। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 3x माइनस का y बराबर का है आपका 7। अब मैंने बताया था हमको यहाँ से एक पद विलुप्त करना पड़ता है, एक पद हमको गायब करना पड़ता है। तो चाहे जोड़े चाहे घटाएं, तो हमको एक पद गायब करना पड़ेगा। तो देखो मैंने बताया था जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं नीचे वाले पद के, बट घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। और गायब तभी हो गया एक पद जब जो हमारे चिन्ह हैं वो विपरीत होंगे।
तो यहाँ पर माइनस प्लस ये गायब कब होगा, जब हम घटाएंगे। तब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसके आगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ये मैं ब्रैकेट में लिख लिया। और आप भी लगाओगे तो ब्रैकेट में कारण जरूर लिखना पड़ेगा। अब घटा रहे हो तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये तुम्हारा प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। क्लियर हो गया इतना। अब y प्लस में एक y माइनस में, लो गायब हो गया। अब ये माइनस में ये प्लस में, अगर 3x से 2x घटा दोगे तो आपका x बच जाएगा। लेकिन किसका बचेगा, जो बड़ा है। 3 बड़ा कि 2 बड़ा, 3 बड़ा, 3 के सामने माइनस तो माइनस बराबर, भाई y तो कैंसिल हो गया तो x से तो बचा। अब माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। अगर 12 में 7 जोड़ेंगे तो माइनस का 19 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 19 आ गई। अब हमसे भिन्न पूछा था, अब इसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, दूसरा y का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी मैंने 2 कह दिया। अरे किसी में रख लेना यार, किसी में रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 1 में रख रहा हूं। तो हो जाएगा 2 गुणे 19 माइनस y बराबर माइनस का 12। 19 दुना होता है आपका 38 माइनस का y बराबर माइनस का 12। 38 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का y बराबर माइनस का 12 और माइनस का 38। इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 1 4 4 1 5, माइनस का 50 बराबर माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 50, y बराबर 50। अब x का मान 19, y का मान 50, और हमने भिन्न क्या मानी थी, x बटे y, तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, x बटे y हमने भिन्न मानी थी। x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y का मान। क्लियर हो जाएगा। x मेरा कितना आया 19, तो ऊपर हो जाएगा 19 बटे y के स्थान पर कितना आया 50, तो ये हो जाएगा 50। यही हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, यही हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखना। एक क्वेश्चन तो 100% इस टाइप का आएगा, और लैंग्वेज अगर पकड़ लिए तब क्वेश्चन लगा लोगे। देखिए कहा गया था कि कोई भिन्न है, अगर उसके अंश में 6 जोड़ा जाए, मैंने भिन्न मान लिया x बटे y, इसके अंश में 6 जोड़ दिया तो वह 1 बटे 2 के बराबर हो जाती है। एक परिमेय इधर एक परिमेय उधर, त्रियक गुणा करा लिया तो आ गया मेरी इक्वेशन 2x माइनस वाई बराबर -12। दूसरा कह रहा था उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, मैंने 7 जोड़ दिया तो 1/3, मैंने वही काम किया तो ये आ गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से घटा दिया, तो घटाएंगे तो हमको एक पद विलुप्त करना है, तो मैंने चिन्ह बदल दिया। घटा रहे माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, यहाँ बच गया -x बराबर -19, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 19। x का मान समीकरण 1 में रख दिया तो y बराबर आ गया 50, y 50, y के स्थान पर 50, x हमारा था 19 तो x के स्थान पर 19, दैट सॉल्व हो गया। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है। तो क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार अगर इस टाइप के क्वेश्चन लगा लिए, अगर एक बार इस टाइप के क्वेश्चन लगा लिए तो मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन को कभी भूल भी नहीं सकते हो। क्लियर, बोलो क्लियर हो गया ना। जल्दी से आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हमारा क्या हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या हमको सॉल्व करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप बिना कोई टेंशन के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन मेरे पास टाइम है बताने के लिए तो मैं जरूर उस क्वेश्चन को बताऊंगा, मैं जरूर क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि 25/25 लाना है तो लाना है, ठीक है ना, लाना है तो लाना। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, जरा गौर से समझना, ठीक है ना, जरा गौर से समझना। क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखना, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग समझना, समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 700 रुपए है तथा 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य तुम्हारा 1100 रुपए है, तो 2 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। अगर इक्वेशन बना लिए तब आप लगा लोगे। देखो ये भी क्वेश्चन भाई पूछा है किसी ने, तो
तो मैंने सोचा आपको भाई क्यों ना क्वेश्चन बता दिए जाए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। चलिए बताते हैं। कहा गया 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य। हमको कुर्सी और मेज का मूल्य पता तो है नहीं, तो मैंने मान लिया मेरा कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, कुर्सी का मूल्य हो गया मेरा x और मेज का मूल्य कितना हो गया, मेज का मूल्य मेरा हो गया y। जो हमने बताया था पता नहीं होता उसको मान लेते। अब कहा गया कि 2 कुर्सी और 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य, तो 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना दिया गया है, 700 रुपए। तो सिंपल मैंने इतना किया, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपए लिख दिया। ये बन गया मेरा पहला समीकरण, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा क्या कह रहा है कि 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपए है। भाई 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपए है, तो आपको 2 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य बताना है, आपको 2 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य बताना है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन कहा गया था, देखो मैंने x यहाँ पर क्यों लगाया, x क्यों लगाया, क्योंकि भैया पता नहीं था, तो x मेज का मूल्य, y हो x कुर्सी का मूल्य और y हो गया मेज का मूल्य। 3 कुर्सी और 2 y का मूल्य, टोटल मूल्य 700 रुपए, 700 रुपए। 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य, टोटल मूल्य 1100 रुपए, तो 1100 रुपए। अब जरा समझो यहाँ पर, अब हमको यहाँ से एक पद गायब करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक पद गायब करना। अगर पद गायब हो रहे हैं तब तो ठीक है, अगर पद गायब हो रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन नहीं गायब हो रहे हैं तब क्या करेंगे, तब हम कुछ ऐसा ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यहाँ पर बात करें 3x की, किसकी बात करें, 3x, सॉरी यहाँ पर मैंने x ही लिख दिया, यहाँ पर y होगा, ठीक है ना, यहाँ पर y होगा। भाई थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर y होगा क्योंकि y है मेज का मूल्य, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3x और 5x ये तो कटेगा नहीं, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। 2y 3y ये भी नहीं घटेगा, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 3y में 2 से गुणा कर दे तो 6y, यानी कि नीचे 3 से गुणा कर दे, ऊपर 2 से गुणा कर दे, और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही तो होगा, हमको एक पद गायब करना, तो गायब करना। तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप 3 और 2 का लासा लेकर दोनों में गुणा करा दो, या फिर आप 5 और 3 का लासा लेकर दोनों में गुणा करा लो। आंसर एक ही आने वाला है, आंसर एक ही आने वाला है, चाहे जो करिए आप, ठीक है ना। अब समझो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि 3 और 2 का लासा कितना होता है, 6। अब हमको 6 बनाना है, हमको 6 बनाना, तो 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से। अब 3 से तो गुणा हमेशा पूरे में होगा, याद रखना, गुणा पूरे में होगा। अब 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा 9। मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण में 3 से गुणा करने पर। अब 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि हमको 2 को 6y, हमको 6y बनाना, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर 700, तिया कितना हो जाता है 2100। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब अगला मेरे में 2 से गुणा करेंगे, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब 2 से गुणा करेंगे तो 5 3 दूनी कितना हो जाएगा 10x, प्लस 6 2 तिया 6y, बराबर 1100 दुना कितना होता है हमारा 2200। ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, अब समीकरण को घटाएंगे, तभी तो एक पद गायब होगा। तब हम इसके आगे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, यही तो, क्योंकि घटाएंगे तभी तो चिन्ह बदलेगा। मैंने बताया पद को क्या करना है, गायब करना है भाई। तो चलो यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। क्यों प्लस माइनस, क्योंकि घटाने पर नीचे वाले पद के चिन्ह बदल जाते। प्लस माइनस, काम खत्म, गायब हो गया एक पद। अगर 9x से 10x घटा देंगे तो माइनस का x बच जाएगा। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि 10 बड़ा है, बराबर। अगर 2200 से 2100 घटा देंगे तो माइनस का 100 बच जाएगा, यही तो बच जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अगर x की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू जानने के लिए इसका मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। मैंने मान लिया इसका मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। अगर मैं इसका मान समीकरण 1 में रख दूंगा, जरा देखो इसका मान अगर समीकरण 1 यही तो है, इसमें रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 9 × 100 प्लस का 6y, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूँ, नहीं समझ नहीं पाओगे,
9 गुणे 100 प्लस का 6y बराबर का कितना तुम्हारा 2100। अब 900 नवैया कितना हो गया 900 बराबर का आपका हो गया 2100, 6y बराबर का 2100, 900 प्लस में माइनस में तो 6y बराबर 2100 माइनस का 900 तो 6y बराबर कितना हो जाएगा 9 2, यानी यहाँ बच जाएगा 1200 बच जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 1200 को 6 से काटेंगे, 6 कम से 6 दूनी 12, 200, y बराबर आ गया 200। x की वैल्यू पता है 100, y की वैल्यू पता है 200। तो चाहे 2 कुर्सियों का मूल्य पूछे चाहे 3 कुर्सियों का, x किसका माने थे कुर्सी का मूल्य, 2 कुर्सियों का पूछा था तो 100 1 का 100 दूना 200, 2 कुर्सियों का मूल्य 200 और y 2 मेजों का मूल्य पूछा था तो 2 1 का है 200 तो 2 का 2 दूनी 400। समझ गए कि नहीं समझ गए? हो सकता है आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं भाई ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। आसान चीजें थी, कुछ नहीं था। इक्वेशन अगर आपने बना लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। चलिए चीजें क्लियर है ना? अगर भावनाएं समझ गए, अगर क्वेश्चन की भावनाएं समझ गए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तब आप क्वेश्चन को लगा लोगे, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मेरा टॉपिक सर्वांग क्षमता तथा समरूपता। सर्वांग क्षमता तथा समरूपता। अब हम इस टॉपिक पे पहुंचते हैं। देखिए मैं टॉपिक पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। जितने भी मेरे साथी हैं, कहने का मतलब जो ऑल स्टूडेंट हैं, ऑल स्टूडेंट्स, वो अभी ये मत समझें कि सर हमको सब टॉपिक ऐसे बेसिकली पढ़ाते चले जा रहे हो, अभी दिक्कत बिल्कुल मतलब टॉपिक वाइज कहने का मतलब एक एक टॉपिक पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते, अब एक टॉपिक पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और उस क्लास का नाम होगा सुपर फास्ट क्लास। उस क्लास का नाम रखूंगा मैं सुपर फास्ट क्लास। मैं कहता हूं अगर आपने सभी क्लासें अटेंड कर ली मेरे दोस्त तो 25 में 25 लेकर आओगे। आप याद करोगे कि कहीं से हमने पढ़ा था, आप याद करोगे कि हाई फाई स्टडी से हमने ललित सर से टीचिंग ली थी, हमको ललित सर ने पढ़ाया था। आपके 25 में 25 आएंगे तो आएंगे, ठीक है ना? लेकिन कब? अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, क्योंकि अभी थोड़ा बेसिक जानकारी अगर ले लोगे ना तो स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तब आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना? अब स्टार्ट करते हैं सर्वांग क्षमता तथा समरूपता। सर्वांग क्षमता तथा समरूपता। चलिए अब हम पहली तो बात करें कि सर्वांग क्षमता होती क्या है। सर्वांग क्षमता हमारी होती क्या है, ठीक है ना? देखिए सर्वांग क्षमता होती क्या। अब मैंने कहा कि ये आपके सामने त्रिभुज बना है, ये आपके सामने एक त्रिभुज बना है, इसका नाम रख दिया ABC। एक और त्रिभुज आपके सामने बना है, इसका भी नाम मैंने रख दिया PQR, ठीक है ना? इसका भी नाम मैंने रख दिया PQR। अब ऐसी दो आकृतियां, सर्वांग क्षमता की परिभाषा बता रहा हूं, सर्वांग क्षमता की, और ना ऐसे हल्के में लेकर ना पढ़ना, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, फ्री के नंबर होते हैं और फ्री की चीज तो हमको ग्रहण करना है, फ्री की चीज तो मेरे को लेना ही लेना है। तो सर्वांग क्षमता किसे कहते हैं? सर्वांग क्षमता ऐसी दो आकृतियां, ये दो आकृतियां आप देख रहे हो ना, ऐसी दो आकृतियां जिनकी भुजाएं, जिनकी संगत भुजाएं, संगत कोण और शीर्ष कोण ये सब बराबर होते हैं, हमारी सर्वांग क्षमता कहलाते। कहने का मतलब ऐसी दो आकृतियां जो जब एक दूसरे पर उसको रख देंगे, तो वो पूरा का पूरा ढक लें, एक दूसरे को पूरा ढक लें, उसी को हम भैया सर्वांग क्षमता कहते हैं, उसी को सर्वांग क्षमता कहते हैं। नहीं समझे तो समझिए, ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक लेती हैं, सर्वांग क्षमता कहलाती हैं। चीजें क्लियर हैं?
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इतना समझ गए। अब बात करेंगे सर्वांग क्षमता कितने प्रकार से हो सकती है। सर्वांग क्षमता कितने प्रकार से हो सकती है, समझ गए? चलो देखते हैं। अच्छा, पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि सर्वांग क्षमता की विशेषताएं क्या होंगी। अगर आपने सर्वांग क्षम समझ लिया है तो अब इसकी विशेषताएं जान लीजिए। इसकी आप लोग विशेषताएं जान लीजिए कि सर्वांग क्षमता की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं लेना, हर चीज़ बता रहा हूँ आपको। पहले तो पॉइंट हो सकता है कि संगत कोण बराबर हो सकते हैं। संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। लेकिन संगत कोण कब बराबर होंगे? अगर संगत कोण आकृति में दिया गया है तब। अगर अभी कोण की पूछ लिया जाएगा तब आप कहोगे सर इसमें संगत कोण है ही नहीं। अरे भैया जिसमें होगा उसमें की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? संगत कोण हो गया। दूसरी चीजें होगी कि लंबाई बराबर हो सकती है, लंबाई बराबर होगी, लंबाई बराबर होगी। अगर आपने डिफिनेशन समझी है तो आप इसको ऐसे बता सकते, अगर पूरा पूरा ढकेगा तो सब कुछ तो बराबर होगा, है कि नहीं? सब कुछ बराबर होगा। लंबाई बराबर होगी, कोण बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। और भी बहुत से हो सकते हैं। कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी, भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा, संगत का मतलब जानते हो? संगत का मतलब, इसका मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? संगत का मतलब एक जैसे, संगत का मतलब एक जैसे। लोग कहते नहीं तुम्हारी संगत खराब है भाई, तुम अपनी गलत संगत में मत पड़ो। तो संगत का मतलब तुम किस नजरिए पे हो। संगत का मतलब एक जैसे, तो एक जैसे कोण बराबर होंगे, एक जैसे भुजाएं बराबर होंगी, भुजाएं की लंबाई बराबर होगी, भुजाओं की चौड़ाई बराबर होगी, कोण बराबर होंगे। तो ये सब चीजें होती हैं विशेषताएं की परिभाषा की, सर्वांग क्षमता की विशेषताएं, सर्वांग क्षमता की विशेषताएं। और ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है, ये पूछ भी सकता है कि सर्वांग क्षमता किसे कहते हैं और सर्वांग क्षमता की विशेषताएं बताइए। हल्का सा काम है, 1 नंबर क्वेश्चन आपको फ्री के दे के जाएगा। हल्का सा काम है, 1 नंबर क्वेश्चन फ्री के दे के जाएगा, समझ गए ना? अब देखेंगे सर्वांग क्षमता हमारी कितने प्रकार की होती है। पहले आप लोग ये सब समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आपको डायग्राम से सिद्ध करके बताएंगे, ठीक है? समझ गए? अब चलिए देखते हैं सर्वांग क्षमता कितनी प्रकार की होती है। अभी मैंने समरूपता की बात नहीं किया है, अभी मैंने समरूपता की बात नहीं किया है, तो दिक्कत ना लेना, ठीक है ना? समरूपता की बात नहीं किया। देखिए पहली आती है आपकी, पहली आपकी आती है वो होती कोण, 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 कोण। पहली आपकी आती कोण, कोण, कोण। और कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। तो पहली हो जाएगी आपकी ए यानी एंगल, एंगल, एंगल। ये होता है पहली सर्वांग क्षमता का पहला प्रकार, कोण, 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 ठीक है ना? एंगल, 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 समझ गए? देखिए पहली जो आपकी होती है, पहला प्रकार वो होता है आपका कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अब ये कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता का नियम एक होता है, कौन सा? समझो, कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, और कोण को इंग्लिश में एंगल तो मैंने बताया ही। तो इसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जब सिद्ध करते हैं तो ASA यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब ये एंगल साइड एंगल कब बराबर होंगे जरा समझो। मैंने 2 त्रिभुज यहाँ पर बना लिए, मैंने 2 त्रिभुज यहाँ पर बना लिए, इसका नाम रख दिया P, Q और R, इसका नाम रख दिया A, B और C, ठीक है ना? अब देखो जब कोण क्या हो गया हमारा, मैंने मान लिया कि हमारा कोण A हो गया, एक कोण हो गया। जब ये कोण भैया इसका संगत कोण क्या होगा? यही तो होगा, एक जैसा। एक त्रिभुज में ऊपर वाला ये, ऊपर वाला है, तो संगत कोण यही होगा। अगर कोण A बराबर होगा कोण P के, अगर कोण A कोण P के बराबर है और कोई एक भुजा मैंने मान लिया AB भुजा इसमें की
और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने अभी बताया। तो ए बी यानी इस साइड वाली भुजा, तो इस साइड वाली भुजा इस त्रिभुज में क्या हो जाएगी, पी क्यू। अगर ए बी तुम्हारी पी क्यू के बराबर है, उसके बाद कोई एक कोण, मैंने मान लिया कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण आर के, तब ये हम हो जाएगा मेरा सर्वांग सम। तब हम इसको क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। मैं कह सकता हूं त्रिभुज ए बी सी। अब सर्वांग सम का चिन्ह कैसे लगता है समझ लो, सर्वांग सम ऐसे चिन्ह लगता है, सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, समझ गए। देखो एंगल बराबर संगत कोण यानी कोण बराबर, जब एक कोण एक भुजा एक कोण, एक कोण एक भुजा एक कोण बराबर होता है तो एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण वाला नियम लगता है। जब दो त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजाएं बराबर हो, भैया दो कोण एक भुजाएं बराबर हो, तब यहाँ पर एंगल साइड एंगल वाला सर्वांगसम का नियम लगता है, समझ गए। मैंने आपको प्रूफ से भी समझाया, एक कोण बराबर एक भुजा बराबर एक कोण और बराबर, तो एंगल कोण है तो एंगल, भुजा है तो साइड, यानी ए एस ए एंगल साइड एंगल, दैट्स प्रूफ, क्लियर है। और सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे लगता है, ठीक है ना, ऐसे लगता है सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा, अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार यहां था मेरा कोण भुजा कोण, वैसे अब हो जाएगा हमारा भुजा कोण भुजा कोण भुजा, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेरा जो होता है, सेकंड नंबर क्या होता है, तो सेकंड होता है आपका भुजा कोण भुजा कोण भुजा, ये है दूसरा सर्वांगसम का नियम। अब भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड, तो मतलब एस, कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए, तो इसका मतलब ए, और भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, तो साइड, यानी ये हमारा कौन सा बन जाएगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड। इसको भी आप अपन लोग डायग्राम से समझेंगे। देखो मैंने दो त्रिभुज यहाँ पर फिर से बना दिए, ए बी सी, मैंने दो त्रिभुज एक बार फिर से बनाए, पी क्यू आर। किसी त्रिभुज में देखो इसमें दो भुजा हैं, दो भुजा, जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तब मेरा साइड एंगल साइड का नियम लग जाता है। कब, जब दो साइड और एक एंगल बराबर होगा, कहने का मतलब जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा तब हम उसे कह सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया ए बी भुजा उस त्रिभुज में किस भुजा के बराबर होगा, ए बी की संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू, भैया ए बी भैया पी क्यू, तो ए बी पी क्यू बराबर। अब कोण, कोई एक कोण मान लो, मैंने मान लिया कोण ए, तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण पी के, क्योंकि ए का संगत कोण पी। अब दूसरी भुजा बी सी, तो मैंने मान लिया बी सी बराबर इसकी संगत क्यू आर, लो बराबर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, दो त्रिभुज दे देंगे, इसमें लंबाई दे देंगे। जैसे मैंने मान लिया इसकी लंबाई दे दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, इसकी दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, ये कोण दे दिया गया तुमको 60 अंश, और ये भुजा दे दी गई तुमको। चलो अभी आगे बताते ना, यहाँ पर थोड़ा गिच पिच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, चलो अभी बहुत अच्छे समझा रहा हूँ ना, समझो जरा। अब यहाँ से आप समझ लीजिए थोड़ा सा, भले ही वीडियो थोड़ा लंबी बने लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस हमें परवाह नहीं है, चाहे जो हो जाए, हम हर चीज़ को कर सकते हैं, यही मेरा काम है, ठीक है ना, यही मेरा काम है। चलिए देखिए मैंने दो त्रिभुज बना दिए, दिख रहा है ना आपको, दो त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रख दिया ए बी सी, इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू आर। मैंने कहा इसकी लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, इसकी 6, इसकी 7, ये कोण 60 अंश। मैंने इसका नाम रख दिया, इसकी भुजा रख दी 5, इसका दे दिया गया मैंने 7, और इसका दे दिया गया मैंने 7, ठीक है ना। और ये कोण मेरा हो गया 60 अंश, ये कोण हो गया मेरा 60 अंश। ऐसे चित्र आएगा, ऐसे एक चित्र दे देंगे, दो चित्र, और आपसे पूछ लेंगे कि किस सर्वांगसम नियम से ये तुम्हारे त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। तब आप देखो
ये भुजा यानी कि ए बी, क्या इसकी संगत भुजा बराबर है? तो पी क्यू, जाहिर से बराबर, 5 ये 5 ये, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? ए बी बराबर पी क्यू होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि संगत भुजाएं हैं। आप इसके आगे कारण भी लिख सकते हैं, संगत भुजाएं। ये सब भैया ज्यामिति का काम होता है, कारण लिखना। उसके बाद एक और भुजा क्यू आर और बी सी मैंने देखा बराबर है और संगत भी है, तो बी सी बराबर क्यू आर कह सकते हैं, बी सी बराबर क्यू आर, और ये सेम कारण हो जाएगा संगत भुजाएं। उसके बाद कोण बी का संगत कोण क्यू, दोनों बराबर, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितने अंश दिया गया? 60 अंश। क्यों? संगत कोण है। अब देखो, अब इतना चीज याद रखना कि सर्वांगसम होने के लिए, दो आकृतियों को सर्वांगसम होने के लिए 3 चीज बराबर होंगी, 3 चीजें हमेशा बराबर होंगी, 3 चीजें बराबर होंगी, ठीक है ना। अगर त्रिभुज को सर्वांगसम बताना है तो 3 चीजें बराबर होंगी। हर आकृति में त्रिभुज में 3 चीजें जरूर बराबर होंगी। तो साइड एंगल यानी कि 2 साइड 1 एंगल, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? साइड एंगल साइड। क्लियर? भुजा और कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। फ्री के नंबर है। क्लियर है? पूरा क्लियर है ना। अब चलिए पहुंचते हैं तीसरे टाइप की तरफ, आप लोग इसका नोट करते चलिए, ठीक है ना, नोट करते चलिए आप लोग इसको। देखिए, अब हमारा जो तीसरा सर्वांगसम का प्रकार है भुजा भुजा भुजा, ठीक है ना, भुजा भुजा भुजा। भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड। तो साइड साइड साइड, यही हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, SSA, साइड साइड साइड, ठीक है ना। अब इसको कैसे समझेंगे? अगर किसी आकृति की ना, अगर किसी त्रिभुज या किसी आकृति की 3 भुजाएं बराबर हैं तो साइड 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 का फार्मूला लग जाता है। समझो कैसे? मैंने ये बता दिया, तुम्हारी आकृतियां बन गई, एक ये आकृति, ठीक है ना, और एक ये आकृति। अब यहां पर देखोगे कि तुम्हारे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन गया तुम्हारा A B C और एक बन गया आपका Q। अब यहाँ पर 2 त्रिभुज, भाई एक त्रिभुज आपका ये बना कि नहीं बना? ऊपर वाला, एक त्रिभुज आपका ऊपर वाला बना, यानी कि ये त्रिभुज बन गया ना, और एक त्रिभुज आपका नीचे वाला बन गया, ये वाला त्रिभुज एक त्रिभुज बन गया आपका। तो दोनों त्रिभुज में, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर क्योंकि इसकी संगत भुजा ये, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा तो कॉमन है, ये तो हमेशा पक्का बराबर होगी। जो कॉमन होगी, कहने का मतलब जो उभयनिष्ठ होगी, वो दोनों में बराबर होगी, ठीक है ना, वो दोनों में बराबर होगी। तो ये भुजा इसके बराबर तो S, ये भुजा इसके बराबर तो S, ये भुजा दोनों बराबर S। साइड 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 से मेरी दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं ABC सर्वांगसम QBC। मैं क्या कह सकता हूँ? ABC सर्वांगसम QBC, ठीक है ना। त्रिभुज बीच के आगे लगा देना। देखिए समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, कुछ नहीं, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं बराबर, 1 2 3 1 2 3, दैट्स ऑल। क्लियर? चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप हमारा क्या होगा? अगला टाइप है समकर्ण भुजा। अब देखो जरा समझो, चौथा नंबर क्या कह रहा है, जरा अच्छे से समझना, चौथा नंबर कह रहा है आपका, चौथा नंबर समकोण कर्ण भुजा, चौथा नंबर है समकोण कर्ण भुजा का नियम, समकोण कर्ण भुजा का नियम। अब ये जो नियम है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगा, और समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश हो, जिसका एक कोण तुम्हारा 90 डिग्री होना मांगता है। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो वो समकोण तो हो ही नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल, वो समकोण नहीं हो सकता है। कब होगा? जब उसका एक कोई कोण 90 अंश हो, और 90 अंश कोण एल आकार की आकृति बनती है। लो बन गया 90 अंश,
समकोण त्रिभुज बन गया, एल आकार की आकृति बन रही है। दैट्स ऑल। क्लियर है? बोलो क्लियर है? सब मजे से पढ़िए बस सर, अरे सर मजे से पढ़िए बस, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझो अब ये समकोण कर्णभुजा क्या होती है, समकोण कर्णभुजा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था भैया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे मैंने देखो ऐसे समकोण त्रिभुज बना दिया, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मैंने बताया था 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो 90 अंश ये हो गया, इसके सामने ये भुजा हो गई कर्ण, मैं लिख भी दे रहा हूं, ये हो गया कर्ण। और नीचे तुम्हारा होता है आधार, ये होता है आपका लंब, जिसको हम शीर्ष लंब भी कहते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। मैंने दो समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रख दिया पी क्यू आर। अब यहाँ पर कर्ण हो गई ये हो गया 90 अंश, ये हो गया आपका आधार जिसको बेस बोलते हैं, ये हो गया आपका लंब जिसको हम शीर्ष लंब भी बोलते हैं, ठीक है ना। समझो अब ये एक फार्मूला समकोण में लगेगा, लेकिन कब? उसका समकोण बराबर होना चाहिए। दो ऐसी समकोण आकृतियां, इसकी परिभाषा बता रहा हूं, दो ऐसी समकोण आकृतियां जिसका एक समकोण और कर्णभुजा बराबर होगी, वही मेरे समकोण वाले में ये फार्मूला लग जाएगा। अब समकोण यानी कोण बी बराबर इसका संगत कोण क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? 90 अंश बराबर हो गया। अब AC क्योंकि कर्ण है तो AC बराबर किसके हो जाएगा? PR के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संगत भुजाएं हैं समकोण की। बस क्लियर। तो हमारा फार्मूला कौन सा लग जाएगा जरा बताओ, फार्मूला कौन सा लग जाएगा? कर्णभुजा। कर्णभुजा तो हम इसको कह सकते हैं, आगे लिख भी सकते हैं कर्णभुजा। कर्णभुजा से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं, कर्णभुजा से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ? क्लियर है? तो आज हमने कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारियां सीखी, आज हमने इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां सीखी। और समरूपता, अच्छा समरूपता इसी टाइम में समरूपता आपको बता दूं, मैं समरूपता आपको बता दूं, देखते समरूपता हमारा क्या होता है, ठीक है ना। बहुत इजी है भाई समरूपता, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्लियर है? तो सर्वांग समता से जो भी क्वेश्चन होगा वो अब आप कर लोगे, वो आप कर लोगे, ठीक है ना, वो आप कर लोगे। चलो अब बात करते हैं समरूपता की। किसकी बात करेंगे अब हम? समरूपता की। ये मेरा समरूपता क्या होता है? अब इसका मतलब आप ऐसे नाम से ही, अब इसके दो नाम, सम माने समान और रूप मतलब रूप के, ऐसी आकृतियां जो समान रूप से होंगी वही मेरी समरूपता कहलाएंगी। अब सपोज कर लो ऐसे सपोज कर लो, मैंने कहा कोई एक पिताजी हैं, कोई एक पिताजी हैं, उनके दो बेटे हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। एक कोई पिताजी हैं, उनके दो बेटे हैं राम और श्याम। मैं आपसे कहूं, और एक कोई और पिताजी हैं, एक कोई और उनके पड़ोसी हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन। मैंने कहा दो लोग पड़ोसी हैं, एक लोगों के दो बच्चे हैं, एक का नाम राम और श्याम, और एक पड़ोसी उनके जो हैं उनके दो बेटे हैं, इनका नाम मोहन सोहन। मैं कहूं क्या राम का DNA मोहन से मिलेगा? यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या DNA मोहन से मिलेगा? अरे कैसे मिल जाएगा यार? नहीं मिलेगा। अब गलत सोच रखने वालों तो मिला सकते हैं, ऐसा नहीं करना ना। हाँ ठीक है। अब मैं कहूँ श्याम का क्या सोहन से मिलेगा DNA? नहीं मिलेगा। DNA मतलब मैं खून बता रहा हूँ, क्या खून मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये इनकी औलादें हैं, ये इनके पुत्र हैं और ये इनकी औलादें हैं, तो इनका DNA इनका दोनों का मिलेगा, इनका दोनों का मिलेगा, इनका इनका मिलेगा, इनका इनका मिलेगा। लेकिन इनका ना इनका, यानी इनका DNA इनके DNA से मिल ही नहीं सकता। वैसे कुदरती देन है तो भी A हो तो A इनका भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा? कहने का मतलब एक रूप के होंगे तभी तो सब कुछ मिलेगा, एक रूप के होंगे तभी तो सब कुछ मिलेगा। तो ठीक वही रिलेशन आपको यहाँ पर रखना है। समरूपता का मतलब
सब कुछ एक जैसा हो, सब कुछ एक जैसा हो तभी तो मेरा समरूपता कहलाएगा। और एक चीज याद रखना, समरूपता में सब चीजें, ये मोस्ट आईएमपी चीज है, सब चीजें क्रम से आएंगी, सब चीजें क्रम से आएंगी। जैसे मैंने दो आकृतियां बना दी, मैंने यहाँ पर दो आकृतियां बना दी, जैसे मैंने ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब मैं यहाँ से दो आकृतियां बनाऊं तो क्रम से कब आएंगी, ये रेखा इस भुजा के बराबर, रेखा के बाद कोण तो ये कोण बराबर होगा, फिर रेखा के बाद भुजा तो ये भुजा बराबर होगी। तो यही होता है समरूपता। कहने का मतलब जो ऐसी दो आकृतियां जो एकदम समान रूप से बनी हो, कहने का मतलब क्रम से बनी हो, वही मेरी समरूपता कहलाती है। चीजें क्लियर। तो आज बेसिकली हमने इसका जो पूरा लेक्चर था, यानी कि जो इसकी बेसिक बातें थी, बेसिक जानकारियां, वो मैंने सीख लिया है। अब इसके ऊपर कल मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसके ऊपर मैं कल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। कम से कम 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो आप देखना कल कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी और समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।